हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र पारेता फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट रेजोनेंस कोटा। आज हम 31 जनवरी 2024 का शिफ्ट 1 का जो पेपर है फिजिक्स का मेमोरी बेस्ड उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें है टू चार्जेस Q एंड 3Q आर केप्ट इन अ लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। दो चार्जेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन कैपिटल R है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमें करना है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें बैलेंस करवाना है, इक्वल करवाना है। तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के बैलेंस करा देते हैं। क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाएगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो 3Q चार्ज है इसकी वजह से होगा K 3Q अपॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस एक्स का स्क्वायर। KQ और इसमें कट जाएगा तो यहाँ से 1 बाय एक्स स्क्वायर विल बी 3 अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 1 बाय एक्स विल बी √3 अपॉन R माइनस एक्स। इसी को आगे फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ से आ जाएगा R माइनस एक्स इक्वल्स टू √3x। सो R विल बी √3x प्लस x। x इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी R अपॉन √3 प्लस 1। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कुछ मिल नहीं रहा है इसमें इस तरह का, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसको ऊपर नीचे अगर हम √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना ऑप्शन मैच कर जाएगा, x इक्वल्स टू R। ऊपर तो √3 माइनस 1 हो ही गया है, √3 माइनस 1 अपॉन, और नीचे जो होगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 अब 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। यानी अपना आंसर आएगा R √3 माइनस 1 अपॉन 2। R √3 माइनस 1 अपॉन 2 ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ सरफेस इज 8 वोल्ट इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लैम्डा and it is 2 volt for wavelength 3 lambda. Find the threshold wavelength for the surface. एक सरफेस दे रखा है और उसके लिए मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता करनी है, और कंडीशन दे रखी है कि लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट है, जबकि 3 लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वोल्ट है। तो आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की इक्वेशन होती है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं, और वो इक्वेशन होती है K मैक्सिमम इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाइव। K मैक्सिमम को EVS लिख देंगे h c बाय लैम्डा, फाइव को लिख सकते हैं h c बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। ये इक्वेशन हम दो बार यूज कर लेंगे। एक बार हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा 8E इक्वल्स टू इधर एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे नंबर पे वापस इसी इक्वेशन को दोबारा यूज करना है। अब की बार इस इक्वेशन में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है इक्वल्स टू एच सी बाय, जबकि वेवलेंथ उसने 3 टाइम्स कर दी यानी एच सी बाय 3 लैम्डा, और इधर तो वही आएगा एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बस दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड करके हम इजीली लैम्डा थ्रेशोल्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरीफाई कर लेंगे, आंसर को क्रॉस चेक कर लेंगे। लैम्डा थ्रेशोल्ड जो है वो इसमें ऑप्शन नंबर 2 9 लैम्डा इससे आ जाएगा इक्वेशंस डिवाइड करने पे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज 0.4 ग्राम देन फाइंड Q वैल्यू। मास डिफेक्ट दे रखा है, उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, रिलीज होगी, वो निकालना है। तो काफी आसान सा है, Q इक्वल्स टू डेल्टा m c स्क्वायर। बस डेल्टा m इसमें दे रखा है हमें 0.4, तो ये 0.4 ग्राम में दे रखा है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर -3, और c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये इसका स्क्वायर। काफी आसान सी कैलकुलेशन है और इसको सॉल्व करके हम इजीली आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन मैच होना चाहिए 36, जो 36 में दिख भी रहा है हमें इसमें आंसर, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होगा, 9 इंटू 4 36 होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, आउटपुट ऑफ अ गिवन सर्किट रिप्रेजेंट्स विच लॉजिक गेट। लॉजिक गेट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें हमें स्ट्रक्चर दे रखा है, इस तरह का पूरा एक लॉजिक गेट दे रखा है, कॉम्बिनेशन दे रखा है लॉजिक गेट्स का, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इसका आउटपुट हमें पता करना है।
तो इसमें सबसे पहले तो ये हमें दे ही रखा है, ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, तो ये ए का ए बार हो जाएगा, ये बी का बी बार हो जाएगा, दिस इज बी। ये ए का ए बार हो गया, ये बी का बी बार हो गया है। इसके बाद हमें नैंड गेट दे रखा है, दिस इज अ नैंड गेट। तो नैंड गेट में क्या होता है, ये ए बार है और ये बी बार है, तो ये इसका जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार, ये आएगा। यानी हमें इस नैंड गेट का जो आउटपुट मिलेगा वही मिलेगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार। दिस कैन बी रिटन एज ए बार बार डबल बार प्लस बी डबल बार, बस। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। फाइनली हमें जो आउटपुट मिला है वो ए प्लस बी मिला है, और ए प्लस बी जो होता है वो और गेट होता है। यानी इस पूरे स्ट्रक्चर से इस लॉजिक गेट का जो आउटपुट है वो एक तरह से और गेट की तरह बिहेव कर रहा है, और गेट के इक्विवेलेंट है। यानी इसमें ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड मिनिमम डेविएशन इन अ प्रिज्म इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू कोट ए बाई टू। एक प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। तो एक जो फॉर्मूला होता है एन रिलेटिव का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। जस्ट इस फॉर्मूले का यूज है क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। एन रिलेटिव जो दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमें दे रखा है कोट ए बाई टू, तो इसको लिख देंगे कोट ए बाई टू इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। कोट को हम लिख सकेंगे कोस बाय साइन, तो जैसे ही इसको कॉस बाय साइन लिखेंगे साइन ए बाई टू कट जाएगा, इधर बचेगा कॉस ए बाई टू इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू। कोस ए बाई टू इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो पाई बाई टू होना चाहिए। तो दिस कैन बी रिटन एज ए बाई टू प्लस डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू शुड बी इक्वल्स टू पाई बाई टू। इसको सॉल्व करके और हम इजीली डेल्टा मिनिमम को अगली ही स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्रॉस चेक करने के बाद आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 इसमें शो हो रहा है, पाई माइनस 2a आना चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज सेम फॉर ऑल गैसेज। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इन चारों क्वांटिटीज में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी जो सारी गैसेस के लिए सेम होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आएगी। जैसे जो डायटोमिक गैस होगी उसके लिए लगाएगी और जो मोनोटोमिक गैस है उसके लिए लगाएगी, तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आएगी। एवरेज स्पीड जो होती है उसमें भी मोलर मास पे डिपेंड करती है, इसलिए वो भी डिफरेंट हो जाएगी। आरएमएस वाली वेलोसिटी होती है उसमें भी मोलर मास पे डिपेंड करता है, इसलिए वो भी डिफरेंट हो जाएगा। एवरेज मोमेंटम जो होता है वो 0 होता है, तो एवरेज मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो 0 होने की वजह से ये इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होगा। तो आंसर इज 4th ऑप्शन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ सर्कुलर डिस्क एट अ डिस्टेंस r. The friction coefficient between them is mu. The maximum angular velocity with which the disk can rotate without slipping the coin. इसमें एक डिस्क है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है r डिस्टेंस पे, और इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो उसमें पूछा है कि कितनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी रखें कि कॉइन स्लाइड न हो। तो अगर कॉइन स्लाइड नहीं होगा इट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू होता है। अगर इसका हम एफवीडी कंप्लीट करें तो नीचे की तरफ इसमें mg फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंटर की तरफ आएगा। इसमें नॉर्मल रिएक्शन तो mg से बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू इसको mg लिख देंगे, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज f विच इज m ओमेगा स्क्वायर r, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस हमें जो डिस्टेंस दे रखी है, जितने डिस्टेंस पे कॉइन रखा है वो r है, तो यहाँ से कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू m से m कटने के बाद ये आ जाएगा म्यू g अपॉन r। सो ओमेगा लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू g बाय r। यानी अगर हम चाहते हैं कि कॉइन स्लाइड ना हो तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी डिस्क की वो रूट म्यू जी बाय आर के बराबर या इससे कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो है वो रूट म्यू जी बाय आर है, और रूट म्यू जी बाय आर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। ये एक गैस के लिए हमें दे रखा है, केटीजी का क्वेश्चन है। गैस के लिए एक वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ से जो हमें पता लग रहा है कि ये आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। इस स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कांस्टेंट है विच इज P2, इस स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कांस्टेंट है विच इज P1। हमें पता करना है कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा। तो यूजिंग PV इक्वल्स टू NRT, तो V इक्वल्स टू NR/P इंटू T। इसमें जो NR/P है ये स्लोप है, यानी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनी गया है, y बराबर mx टाइप की इक्वेशन आ रही है स्ट्रेट लाइन की। ये जो स्लोप है इसमें P प्रेशर नीचे आ रहा है, यानी जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसमें प्रेशर कम होगा। तो स्लोप इसका ज्यादा है, इसका यानी प्रेशर P2 लेस देन P1। तो आंसर आएगा P2 लेस देन P1, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द गिवन वायर। ये एक पूरा वायर दे रखा है यू शेप में, और इसमें हमें पता करना है कि इस पूरे पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा। तो हम जानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी शेप का वायर अगर रखा हुआ हो तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। आई इसमें करंट है, L वेक्टर लेंथ होती है, तो वेक्टर लेंथ यहां से यहां तक की जो वेक्टर लेंथ होगी इसकी वो हो जाएगी 2r के बराबर। तो यहां लिख देंगे L की जगह 2r। मैग्नेटिक फील्ड B है ही सही, और साइन थीटा, थीटा जो एंगल होता है वो L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे L वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, B वेक्टर बाहर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां से आंसर आ जाएगा अपने पास 2RBI, ये इसमें आंसर होगा। तो ऑप्शन जो हमें दिख रहा है इसमें, एक तो सेकंड में दिख रहा है, एक फोर्थ में दिख रहा है। डायरेक्शन निकालते हैं, L क्रॉस B से डायरेक्शन आएगी, तो L वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, B वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो L क्रॉस B करेंगे तो डाउनवर्ड आ रहा है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पूरे स्ट्रक्चर पे, वायर पे, वो नीचे की तरफ लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 में। अ ब्लॉक इज परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड A व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस 2a/3 फ्रॉम द मीन पोजीशन। Its velocity is tripled by applying an impulse. Find the new amplitude. SHM का क्वेश्चन है सिंपल सा, एम्पलीट्यूड A दे रखा है, A एम्पलीट्यूड के साथ पार्टिकल SHM कर रहा है। ये जब 2a/3 डिस्टेंस पे होता है उस वक्त इसकी वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया है ना, 3 टाइम्स कर दिया है। तो इसने पूछा है कि अब नया एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो वेलोसिटी और पोजीशन में जो रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार इस फॉर्मूले को v वेलोसिटी के लिए लगाना है, एक बार 3v के लिए 3 गुना करके लगाना है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 2a/3। सपोज 2a/3 पे पहले वेलोसिटी कितनी थी v, अब वेलोसिटी उसी पोजीशन पे कितनी कर दी है 3v, ओमेगा इसमें वही रहेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, a को a डैश कर देंगे, a डैश स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं काफी आसानी से हमें a डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑप्शन इसमें चेक करने पे 7a/3 आना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 इक्वल मासेस m are kept at corners of a square of side A if magnitude of net gravitational force on any one mass is given by, find the value of A। ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, काफी आसान सा। इसमें 4 पार्टिकल हमें दे रखे हैं और किसी एक पार्टिकल पे फोर्स हमें लिखना है और उस आंसर को इससे कंपेयर करना है, फिर कंपेयर करके और रिलेशन फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। किसी भी एक पार्टिकल को ले लेते हैं, सपोज ये वाला पार्टिकल है, तो इस वाले पार्टिकल पर नेट फोर्स लगाएंगे तो एक तो इस पार्टिकल का फोर्स इधर लगेगा, इस वाले पार्टिकल का फोर्स इधर लगेगा, इस वाले पार्टिकल का फोर्स इधर लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो नेट फोर्स इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में आएगा। अगर नेट फोर्स हम लिखना चाहें, इसका फोर्स gm/a स्क्वायर, यानी gm²/a², इसका भी होगा gm²/a², रिजल्टेंट आएगा √2 टाइम्स, √a² प्लस b² जब लगाएंगे हम तो उसमें √2 आ जाएगा, यानी इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा √2 gm²/a² प्लस, और इसका इस पे जो फोर्स है वो कितना होगा gmm, यानी gm² इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये √2a होती है, √2a का स्क्वायर करेंगे तो ये 2a² आ जाएगा, यानी जो अपने पास फोर्स आएगा वो हो जाएगा √2 प्लस 1/2
gm² अपॉन a², ये फोर्स है। अब इस फोर्स को उससे कंपेयर करना है, पहले इसको थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2√2 + 1 अपॉन 2 gm² बाय a²। इस एक्सप्रेशन को उससे अगर हम कंपेयर करें तो ऊपर 2√2 + 1 gm² दिख रहा है, नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो हमारे पास 2a² है, उस 2a² को 32l² के बराबर करवा देते हैं, तो यहां पे ये a² विल बी 16l² आएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 4l के बराबर। तो a और l में रिलेशन आ गया a = 4l, यानी सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। If an object of volume V is kept in water of density 10⁻³ kg/m³ at depth h, then percentage change in volume is 0.02%. Find value of h. बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन है। बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर है, और नीचे वॉल्यूम स्ट्रेन जो होगा वो dV/V। तो यहां से हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं P = -B dV/V। वैल्यूज पुट कर देंगे, P जो होगा वो एक्सेस प्रेशर आएगा, तो H डेप्थ पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा ड्यू टू लिक्विड वो जाएगा ρgH = -B और ये dV/V। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर है विच इज 10⁻3, G की वैल्यू 10, H हमें फाइंड करना है। बल्क मॉडुलस जो दे रखा है वो है 9 × 10⁸, और dV/ जो V है, dV/V फ्रैक्शनल चेंज, इसने परसेंटेज चेंज दे रखा है, तो dV/V जो होगा 0.02 अपॉन 100। बस, तो इसमें एक ही अननोन हमें पास बच रहा है विच इज h, तो कैलकुलेट करके और इसमें h इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, और ऑप्शन चेक करने के बाद इसमें h की जो वैल्यू आनी चाहिए अपने पास वो 18 मीटर इसमें आंसर आना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में देखो इक्विवेलेंट कैसे पता करेंगे। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो दिख रहा है, इसने वायर कनेक्ट किया हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रेजिस्टेंस बेकार हो गया है। ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों पैरेलल में हो गए, तो 2 और 2 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो हो जाएगा 1 ओम। फिर ये 1 और 2 सीरीज में आएगा, 1 और 2 सीरीज में होकर के 3 ओम हो जाएगा। ये 3, ये 3, ये 3, तीन रेजिस्टेंसेस जो हैं वो आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो अगर तीन रेजिस्टेंसेस 3, 3, 3 ओम के पैरेलल में हैं, देन आर इक्विवेलेंट विल बी 3/3 यानी 1 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1 ओम, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉल इज ड्रॉप्ड इन ग्लिसरीन, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बॉल है, उसको ग्लिसरीन में लिक्विड के अंदर रिलीज कर दिया है, तो उसका वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी पे बेस्ड है, सब लोग जानते हैं, सभी बच्चों को पता होगा कि जैसे उसको हम ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली इसका जो वेट होगा उस वेट की वजह से इसकी वेलोसिटी पहले तो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, बट जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी इस पे लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ देर के बाद दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, एक बायन फोर्स भी लगता है, फोर्सेस बैलेंस होने के बाद वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कुछ देर तक तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो इंक्रीज देन कांस्टेंट, तो इंक्रीज देन कांस्टेंट इसमें जो आ रहा है वो सेकंड ऑप्शन में हमें दिख रहा है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L इज सेम एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अनदर ओपन ऑर्गन पाइप। एक इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप दे रखा है, साउंड का क्वेश्चन है, और इसमें एक दूसरा जो पाइप दे रखा है हमें वो ओपन ऑर्गन पाइप दे रखा है, और इंफॉर्मेशन ये है कि क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो जो ओपन वाला पाइप है उसके फर्स्ट ओवरटोन के बराबर। तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है हम जानते हैं V/4L, और इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/2L। ठीक है, जो ओपन वाला ऑर्गन पाइप है उस ओपन ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो V/2L है, क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V/4L है, और हमें दोनों में क्या रिलेशन दे रखा है, इसकी तो हमें लेनी है फर्स्ट ओवरटोन, तो इसका जो फर्स्ट ओवरटोन होगा वो एक्चुअल में सेकंड हार्मोनिक होगा, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ पे इसकी लेंथ हमसे पूछी है क्लोज वाले की, और ओपन वाले की जो लेंथ है हमें 60 दे रखी है, तो यहाँ पे ये L जो है ये 60 होगा, यानी V से V कटने के बाद ये हो जाएगा अपने पास में V 1/4L इक्वल्स टू
ये 2 भी कट जाएगा, v बाय और ये 60, तो यहां से 4l, ये v तो कट ही चुका है, 4l इक्वल्स टू 60, यानी जो l की वैल्यू है वो होगी 60/4, l की वैल्यू 60/4 और 60/4 का मतलब 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।